हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। माय नेम इज़ अंजलि शर्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप ठीक होंगे। हमारी लास्ट वीडियो में हमने ग्लोब जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिया था और उसमें उसके कुछ सब टॉपिक्स कवर किए थे। जैसे कि हमने जाना था कि लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड लाइन क्या होती है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी जो अर्थ है उसकी शेप कैसी है, उस पर कितने पोल्स हैं, उसकी जो लैटिट्यूड लाइन है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा है, ये सब मैंने आपको बताया था हमारी प्रीवियस वीडियो में। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड। तो गाइज, मैंने आपको जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ है उसकी शेप है स्फेरिकल। तो और ये पॉइंट मैंने आपको बार बार बताया था, मतलब ये पॉइंट मैं बार बार रिपीट कर रही थी कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड नहीं है, वो कुछ स्फेरिकल है। तो आज इस पे ही बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो अर्थ है हमारी वो कैसी है। देखिए, जो हमारी अर्थ है वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है, मतलब वो परफेक्टली एक स्फेयर नहीं बनाती। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जो शेप है वो एलिप्सॉइड है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जो शेप है वो जियोइड है। आपको दोनों पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अगर मैं आपको रियल बताऊं तो हमारी जो अर्थ है उसकी शेप जियोइड है, वो एलिप्सॉइड भी नहीं है। क्योंकि एलिप्सॉइड की शेप कैसी होती है, देखिए मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये होता है एलिप्सॉइड। लेकिन एक्चुअल में हमारी जो अर्थ है वो कुछ ऐसी दिखती है जैसी ये जियोइड मैंने आपको दिखाई है ना, हमारी अर्थ ऐसी है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारी जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फेयर है या परफेक्ट एलिप्सॉइड है। नहीं, हमारी जो अर्थ है उसकी अगर आपको शेप की बात करनी है तो वो जियोइड है। अब क्यों है ये, अगर ये जियोइड है तो हम राउंड क्यों मानते हैं? मतलब हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि जो अर्थ है वो राउंड है, क्योंकि हम इसका एवरेज लेते हैं। देखिए, अर्थ पे कहीं कहीं पे माउंटेन्स हैं और कहीं कहीं पे ट्रेंच हैं, जिन्हें हम पहाड़ और गर्त के नाम से जानते हैं। ये सब कहाँ है, क्या है, सबसे गहरा गर्त कौन सा है या सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, ये सब आपको बाद में बताया जाएगा। अभी आप बस इतना जान लीजिए कि हमारी जो अर्थ है उस पर कहीं कहीं पर पहाड़ हैं और कहीं कहीं पर बहुत ही गहरे गहरे गड्ढे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो अर्थ है वो एक परफेक्ट शेप नहीं ले पाती, यानी कि वो परफेक्टली ना तो स्फेयर ही बना पाती है, ना तो सर्कल ही बना पाती है, और ना ही वो पूरी तरह से एलिप्सॉइड ही होती है। तो हम क्या करते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं दी जाती है। जब आप 6th या 7th में होते हैं तो आपको इतनी डीप नॉलेज नहीं दी जाती है। आपको बस ओवरऑल पढ़ा दिया जाता है कि ये राउंड है या फिर स्फेयर है, ये बता दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता देंगे कि एलिप्सॉइड है। ठीक है, तो अब जिस लेवल पे आप हैं, जिस एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि जो अर्थ है उसकी शेप कैसी है। वैसे पूछते नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन अगर बाय चांस पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारी अर्थ है इसकी जो शेप है वो कैसी है, जियोइड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने हमारी अर्थ में जान लिया था कि इसमें लैटिट्यूड होते हैं, और लैटिट्यूड कितने होते हैं और लैटिट्यूड लाइन कितनी होती है ये भी मैंने आपको बताया था। टोटल लैटिट्यूड जो होते हैं वो होते हैं 181, और लैटिट्यूड लाइन जो होती है वो होती है 179। मेजर लैटिट्यूड लाइन किसे कहते हैं? इक्वेटर लाइन को कहते हैं, यानी कि 0 डिग्री लाइन को हम कहते हैं मेजर लैटिट्यूड लाइन। तो इतनी बात हम लोग जान चुके थे। अब हम कुछ और जान लेते हैं, लैटिट्यूड लाइन से ही रिलेटेड जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो 0 डिग्री होता है इसे हम कहते हैं इक्वेटर लाइन या फिर भूमध्य रेखा आप कह सकते हैं। अब अगर आप ये जो भूमध्य रेखा है इससे कुछ एंगल बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको 1 डिग्री बताया था, 2 डिग्री बताया था, तो ये जो एंगल होते हैं ये हमेशा मिडल से बनाए जाते हैं, यानी कि हमारी जो पूरी अर्थ है उसका जो सेंटर है वहाँ से हम एंगल लेते हैं। तो ऐसे ही हम अर्थ के सेंटर से एंगल ले लेते हैं 23.5। कितना एंगल लेंगे हम? 23.5। अब मैंने आपको बताया था कि 23.5 क्या है, हमारी जो अर्थ है उसकी एक्सिस का टिल्ट एंगल है, यही मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ कि ये तो एक्सिस की बात थी, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो पूरी अर्थ है उसके सेंटर से अगर आप एंगल लेते हैं 23.5, तो यहाँ पे क्या होगा, आप सेंटर से एक पॉइंट इस साइड लगाएंगे, यानी कि एक लैटिट्यूड इस साइड बनाएंगे और एक लैटिट्यूड यहीं से लेके इस साइड बना देंगे। दोनों का एंगल क्या है? 23.5 एंगल है। और जब आप इन दोनों लैटिट्यूड को मिलाएंगे आपस में तो ये क्या हो जाएंगी? लैटिट्यूड लाइन। और ये जो हमारी लैटिट्यूड लाइन होती है जो कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री पर होती है नॉर्थ, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ऐसा ही एंगल यानी कि 23.5 एंगल अगर आप साउथ की साइड लेंगे इक्वेटर से, तो यहाँ होगी आपकी मकर रेखा, जिसे आप क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये आपने सुना होगा कि हमारी जो पृथ्वी है यहाँ पे दो रेखा हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब आपको ये पता चल गया होगा कि इनकी पोजीशन क्या है। जो इक्वेटर लाइन से 23.5 नॉर्थ की साइड है वो है आपकी कर्क रेखा, और जो 23.5 साउथ की साइड है वो है आपकी मकर रेखा। तो ये होती हैं आपकी कर्क और मकर रेखा। अब मैं आपको बताती हूँ कि डार्क सर्कल और लाइट सर्कल क्या होते हैं। ये बहुत ही छोटी सी टर्म है, बहुत ही इजी सा सब टॉपिक है हमारे ग्लोब का, आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। तो इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले दोबारा से अपनी अर्थ पर आना होगा। मैंने आपको बताया कि जो अर्थ है वो हमारी क्या है, जियोइड शेप में है, और इसकी जो एक्सिस है वो सेंटर से कितने एंगल पे टिल्ट है, वो है 23.5। ठीक है, तो इतनी बात हम जान चुके थे। जो बीच की लाइन होती है यानी कि जो मिडल में होता है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। तो अब हम इसी से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। ये बात हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, जो हमारा सन है यानी कि सूर्य है उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये बात आप जानते हैं अच्छे से। हाँ जी, तो इसी से ही बात करेंगे हम, इसी से रिलेटेड। तो जब आपका सन जो है वो इस पोजीशन पे होगा और हमारी अर्थ जो है वो यहाँ पर होगी। ठीक है, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। जब आपका जो सन है वो इस साइड पे है और जो आपकी अर्थ है वो यहाँ है, यानी कि जो इक्वेटर है उससे क्या है, वो एकदम परपेंडिकुलर आ रहा है आपका सन इक्वेटर लाइन के। तो इस पे इस टाइम क्या होगा, जो आपका एंगल है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपकी एक्सिस है इससे जो हाफ पार्ट है ये वाला, यहाँ पे तो सूर्य का प्रकाश रहेगा यानी कि सनलाइट रहेगी, है ना। और जो दूसरी साइड है वहाँ पे सनलाइट नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया आपकी अर्थ कैसी है, जियोइड शेप की है, परफेक्टली राउंड या परफेक्टली स्फीयर नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जब एक्सिस है आपकी, तो एक्सिस से ऊपर वाला जो हाफ सर्कल है वो क्या है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश रहेगा, और जो इसके नीचे वाला सर्कल है वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा। तो इसी को आप कहते हैं, ये जो हाफ सर्कल है जहाँ पे लाइट है वो कौन सा सर्कल है, लाइट सर्कल। और जो इसके ऑपोजिट है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है वो है आपका डार्क सर्कल। अब ऐसे ही अगर इसकी पोजीशन हम चेंज कर देते हैं, यानी कि जो पृथ्वी है वो अब घूम के इस साइड आ चुकी है, तब क्या होगा, अब इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जो पहले डार्क सर्कल था अब वो लाइट सर्कल हो जाएगा, क्योंकि अब सूर्य का प्रकाश क्या है, इस साइड जा रहा है, और जो लाइट सर्कल था वो डार्क सर्कल हो जाएगा। तो ये जो पूरा फिनोमिना होता है हमारा, यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें जो सूर्य होता है वो इक्वेटर लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर रहता है, उस फिनोमिना को, इस ये जो पूरा फिनोमिना हुआ, पूरा प्रोसेस हुआ, इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको इक्विनॉक्स। हिंदी में हम इसे कहते हैं विषुब। ठीक है, और ये जो हमारा फिनोमिना होता है, ये जो इक्विनॉक्स की कंडीशन होती है, ये केवल साल में 2 बार ही बनती है। यानी कि ये जो हमारी पूरी फिनोमिना था, ये जो पूरी कंडीशन थी कि जो सन है वो इक्वेटर लाइन के परपेंडिकुलर आएगा, ये साल में केवल 2 बार ही होता है। और ये 2 बार कब कब होता है, एक होता है 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। ये डेट आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है कि इक्विनॉक्स की जो 2 कंडीशन होती हैं वो किस किस डेट को होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, 21 मार्च को होती है, इसे हम बसंत विषुब के नाम से भी जानते हैं, और एक होती है 23 सितंबर जिसे हम कहते हैं शरद विषुब। और इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो कितना हो गया, 6 मंथ हो गया। ठीक है, क्योंकि एक 21 मार्च को है, एक 23 सितंबर को है, तो आपको पता चल गया होगा इनके बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, 6 मंथ है। नॉर्मली आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन डेट आपको याद रखनी है, टाइम नहीं पूछा जाता, डेट पूछी जाती है, तो आपको डेट याद रखनी है, डेट पूछी जा सकती है आप। तो ये हो गया आपका इक्विनॉक्स कंप्लीट। अब अभी हमने इक्विनॉक्स में क्या पढ़ा कि जो हमारा सन है वो परपेंडिकुलर होता है इक्वेटर लाइन के। अब हम सन की और इसी की बात करेंगे लैटिट्यूड लाइन की, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। देखिए, जब इक्वेटर के परपेंडिकुलर था तो हमारा क्या बनना था, इक्विनॉक्स बनना था, है ना। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारा जो सन है वो कर्क रेखा के परपेंडिकुलर आ जाता है तब क्या होता है। कर्क रेखा के परपेंडिकुलर मतलब कि जो सन होगा वो जो वहाँ पे कर्क रेखा के पास जो लोग रह रहे हैं उनके बिल्कुल सर के ऊपर होगा। ठीक, ये पोजीशन भी सिर्फ 2 बार बनती है साल में, कि जो सूर्य है वो आपके सिर के जस्ट ऊपर हो। तो हमारी कर्क रेखा में वो कब होगा, परपेंडिकुलर कब होगा सन, वो होता है हमारा जिसे हम क्या कहते हैं, बड़ा दिन भी कहते हैं। तो ये होता है हमारा 21 जून को। अब ऐसा क्यों हुआ,
कि जो हमारी कर्क रेखा है इसको हमने यहाँ पे जब सूर्य इसके परपेंडिकुलर आया तो इसे हमने बड़ा दिन क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि देखिए ये जो आपकी कर्क रेखा है अगर इसके परपेंडिकुलर होगा सन तो ये क्या है, इससे ज़्यादा पास में है, लेकिन मकर रेखा से थोड़ा दूर है। तो इसलिए क्या होगा कि जब हमारी पृथ्वी जो है, जो कि अपनी ही एक्सिस पर रोटेशन कर रही है, तो वो क्या होगी, जब वो घूमेगी, मतलब अपना जो रोटेशन है वो उसे करने के लिए आगे की ओर घूमेगी, वेस्ट टू ईस्ट चलेगी, तो क्या होगा कि जो मकर रेखा है वो बहुत घूम जाएगी, मतलब थोड़ा नीचे है वो, तो उस तक क्या होगा कि जो प्रकाश है सूर्य का वो ठीक से नहीं पहुंच रहा होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जो मकर रेखा पे रहने वाले लोग हैं उनको क्या लगेगा कि दिन जल्दी छुप गया, यानी कि सनसेट जल्दी हो गया। लेकिन जो कर्क रेखा पर लगे रहने वाले लोग हैं उनके लिए नहीं छुपा दिन, क्यों? क्योंकि सूर्य तो उनके पास में है ना, कर्क रेखा के परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हुआ, हमारा बड़ा दिन हो गया। तो कर्क रेखा पे बड़ा दिन हम कहें या फिर मकर रेखा पे छोटा दिन कहें, वो एक ही बात होगी, क्योंकि कर्क रेखा पे बड़ा दिन होगा तो मकर रेखा नीचे है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ के लोगों को लगेगा कि दिन छोटा है क्योंकि सूर्य उनसे दूर है। ये जो हमारी कंडीशन बनती है जब सूर्य कर्क रेखा के परपेंडिकुलर होता है, ये बनती है 21 जून को। ऐसे ही अगर हम मकर रेखा की बात करें कि जब सूर्य जो है वो मकर रेखा के परपेंडिकुलर आ जाता है, तो अब क्या होगा, मकर रेखा पे दिन बड़ा लगेगा और कर्क रेखा पे दिन क्या लगेगा, छोटा लगेगा। और ये जो हमारी कंडीशन होती है ये कब बनती है, ये बनती है 22 दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर को ये हमारी जो कंडीशन है वो बनती है। 21 जून को सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा के परपेंडिकुलर होता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा के परपेंडिकुलर होता है। इसी वजह से इन दोनों पे दिन हमें क्या लगता है, बड़ा लगता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा पे बड़ा दिन कौन सा होता है तो आप कहेंगे 21 जून। वहीं अगर आपसे ये पूछा जाए कि मकर रेखा पे छोटा दिन कौन सा होता है तो भी आप क्या कहेंगे, 21 जून। और अगर मकर रेखा पे बड़े दिन की बात हो तो वो है 22 दिसंबर और कर्क रेखा पे छोटे दिन की बात हो तो वो है 22 दिसंबर। क्योंकि ये तो आपको पता चली गया, एक पे अगर बड़ा दिन होगा तो दूसरे पे वही छोटा दिन होगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे जो बड़े दिन होते हैं और छोटे दिन होते हैं वो। अब हम इन्हें जानते किस नाम से हैं, मतलब अगर आपसे ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा ना कि कर्क रेखा पे बड़ा दिन कौन सा है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, आपसे नाम लेके पूछा जाएगा कि कर्क रेखा पे अगर बड़ा दिन है तो उसका क्या नाम होता है, या फिर आपको नाम दे दिया जाएगा और आपसे डेट पूछ ली जाएगी। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, कर्क रेखा पे जो बड़ा दिन होता है यानी कि 21 जून, इस दिन हम क्या करते हैं, कर्क संक्रांति मनाते हैं, यानी कि समर सॉलिस्टिक मनाते हैं। अब ये संक्रांति जो है वो मकर संक्रांति वाली नहीं है, आप कहेंगे कि जो संक्रांत होती है वो 14 जनवरी को होती है ना, ऐसी कुछ डेट होती है, मेरे को कंफर्म नहीं है। तो वो वाली संक्रांति नहीं है ये क्या है, ये नाम है इनके। तो 21 जून को हम क्या मनाते हैं, समर सॉलिस्टिक मनाते नहीं है, मतलब इनका नाम होता है ये। तो 21 जून को समर सॉलिस्टिक होता है। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि समर सॉलिस्टिक किस दिन होता है, डेट क्या होती है, तो आपको याद रखनी है 21 जून को समर सॉलिस्टिक होता है। ऐसे ही अगर हम विंटर सॉलिस्टिक की बात करें यानी कि मकर संक्रांति की बात करें तो वो होती है 22 दिसंबर को। ठीक है, तो ये आज हमारा कंप्लीट हो गया कि समर सॉलिस्टिक किसे कहते हैं और विंटर सॉलिस्टिक किसे कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये तो हमारी बात हो गई कि कर्क रेखा और मकर रेखा का बड़ा दिन और छोटा दिन कौन सा होता है। इसी के साथ साथ हम एक बहुत छोटी सी चीज़ और जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इक्वेटर से 23.5 पे क्या है, हमारी कर्क रेखा है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि अगर आप इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ जाएंगे, जैसे हमने क्या बनाई थी, कर्क रेखा बनाई थी, वैसे ही अब हम क्या बनाएंगे, 66.5 डिग्री एंगल पर एक और हमारी लैटिट्यूड लाइन बनाएंगे और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल क्यों कहा, क्योंकि जो हमारी नॉर्थ होता है, नॉर्थ पोल होता है वो होता है आर्कटिक, और जो नीचे का साउथ पोल होता है वो होता है अंटार्कटिक। ठीक है, तो ऊपर कौन सा होता है, आर्कटिक, और नीचे क्या होता है, अंटार्कटिक। तो जो 66.5 पे नॉर्थ में होती है ये क्या बनाएगी, हमारा आर्कटिक सर्कल बनाएगी। और अगर आप यही एंगल साउथ में चलेंगे यानी कि 66.5 साउथ जाएंगे तो वहाँ पे आपका कौन सा सर्कल बनेगा, अंटार्कटिक सर्कल बनेगा। तो ये क्या होता है हमारा, ये जो हमारी कर्क रेखा है, इक्वेटर लाइन है और मकर रेखा है, अगर आप इसके बीच का ये जो जोन देखेंगे तो इस जोन को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं।
ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो जगह होती है ये क्या होती है, ट्रॉपिकल जोन होती है। और ये सबसे गर्म जगह होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो गर्म है, वो गर्मी है, वो कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पर है, तो वो है आपके इक्वेटर वाले पार्ट में। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ट्रॉपिकल जोन। अगर आप इससे ऊपर की बात करते हैं, यानी कि कर्क रेखा से आर्कटिक सर्कल तक, ये वाला एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ठीक है, और इससे अगर आप नीचे आएंगे, ये जो हमारी मकर रेखा से अंटार्कटिक वाला सर्कल है, इसके बीच के पार्ट को भी हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन ही कहते हैं। और ऊपर के तो आपको पता ही है, ये पोलर रीजन होते हैं, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। पोलों पे हम जानते हैं कि जो पोल्स होते हैं वो क्या है, पूरी तरह से स्नो से कवर्ड रहते हैं, यानी कि यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। यानी कि जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वो पूरी तरह से कवर्ड रहते हैं स्नो से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करिए। इंस्टाग्राम पे चाहें तो फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे कोई कमेंट कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए, जो भी आपकी दिक्कत हो। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकूँ। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।